हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 10th क्लास का सेकंड चैप्टर श्वसन को कंप्लीट करने वाले हैं। शायद एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। चैप्टर का नाम है श्वसन। श्वसन कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, तो सुनिए। श्वसन कहते हैं कि हमारे शरीर में जिस विधि के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम श्वसन कहते हैं। हमारे शरीर में जिस विधि के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधा भी श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं। बहुत से बच्चे को क्लास में दिक्कत होता है, वो लोग बोलता है कि पेड़ पौधा श्वसन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नहीं रे भाई, पेड़ पौधा भी श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं। काहे करते हैं अभी क्लियर करते हैं इसको। जैसे देखिए, श्वसन आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि श्वसन एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है। तो जब दहन अभिक्रिया श्वसन है भाई, तो दहन करने के लिए कोची कोची का आवश्यकता पड़ेगा हम लोग के। तो दहन करने के लिए सबसे पहला शर्त है कि वस्तु दहनशील होना चाहिए। दहनशील, दहनशील मतलब जलने वाला। दहनशील या ज्वलनशील भी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वस्तु ज्वलनशील होना चाहिए, जैसे कि मार्कर है, जलने वाला है, ठीक है। और कोई चाहिए कि इसको ज्वलन ताप चाहिए। ज्वलन ताप, कि जिस तापमान पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। 8th क्लास में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो जलने के लिए, दहन करने के लिए आवश्यक शर्त है कि वस्तु ज्वलनशील होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए, और उसका ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। दहनशील वस्तु मतलब जलने वाला। ऐसा नहीं कि ईंटा लहरा देंगे तो ईंटा लहरेगा। ईंटा लगा के चूल्हा में खूब आग दे रहे हैं, ईंटा लहर भी नहीं करेगा। ईंटा दहनशील वस्तु नहीं है। लेकिन लकड़ी दहनशील वस्तु है। मार्कर प्लास्टिक दहनशील वस्तु है, जलेगा ही। ज्वलन ताप, अब ध्यान दिए होंगे कि कोई वस्तु होता है वो जल्दी आग धरता है, जैसे कागज, और कोई वस्तु में आग देरी से धरता है, जैसे कि लकड़ी। तो कागज का ज्वलन ताप कम था, लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक था। तो इसको जब तक लकड़ी को ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक यह जलना प्रारंभ नहीं करेगा। तो जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसको बोलते हैं ज्वलन ताप, ठीक है। पेट्रोल का और कम होता है। इसके बाद जलने के लिए हमको चाहिए कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में आग नहीं जल सकता है। तो अब बताइए कि जब पेड़ पौधा भी जब श्वसन करेगा तो उसमें भी तो दहन अभिक्रिया होगा, तो उसको भी तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से सांस ले लेगा? नहीं सर, पेड़ पौधा भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है और जंतु भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। यहाँ तक ठीक है। अब सुनते हैं कि जब श्वसन होता है तो श्वसन में होता क्या है। श्वसन में मिलने का होता है कि जब हम लोग भोजन किए, पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा पाचन में, कि हम लोग जब भोजन किए हैं तो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा है, वसा अम्ल के रूप में जमा है, एमिनो अम्ल के रूप में जमा है। अब इनसे ऊर्जा निकाला कैसे जाए? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये लोग ऊर्जा नहीं देगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं इस प्रकार से, तो शरीर के अंदर जाता है ऑक्सीजन। शरीर के अंदर कोई जाता है ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन से, माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन से पोषक पदार्थ जो भी हमारे शरीर में है, इसको दहन अभिक्रिया के दौरान इसको जलाता है। समझने के लिए कर सकते हैं कि इसको जलाता है। इसको जलाने से जो ऊर्जा बनता है ना, उसी ऊर्जा से हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्य को करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें भी ऊर्जा लग रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी के पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब सुनिए, इसको चैप्टर हम खत्म करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग श्वसन करने के लिए
ऑक्सीजन का ही प्रयोग क्यों करते हैं? हम लोग श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन का ही प्रयोग क्यों करते हैं? इसका आंसर छुपा हुआ है कि हम लोग का जो ब्लड है, रक्त जो है हम लोग का रक्त है, ब्लड में होता है आरबीसी। हालांकि ब्लड में तो डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, और प्लाज्मा भी होता है। तो इन सब को अभी हम छोड़ देते हैं। जब आपको रक्त परिवहन पढ़ाया जाएगा उस समय इन सब के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सा कैसे कैसे कार्य करता है ऐसे। अब सुनिए, हम लोग के रक्त में होता है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। कहीं कहीं इसको कार्पल्स भी लिखता है, लेकिन मोटा मोटी रेड ब्लड सेल ज्यादातर आपको मिलेगा। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का रंजक है। रंजक मतलब रंगे वाला है। जिस प्रकार से 9th क्लास में पढ़े होंगे लवक के बारे में, उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का रंजक है। लवक नहीं है, रंजक है। क्लियर? हीमोग्लोबिन के केंद्र में ना आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, अर्थात लोहा। हीमोग्लोबिन के केंद्र में क्या पाया जाता है? आयरन। अब क्या होता है कि लोहा एक अच्छा खासा अभिक्रियाशील वस्तु है। मतलब कि ना तो ज्यादा अभिक्रियाशील है ना तो कम, मतलब ठीक ठाक अभिक्रिया कर लेता है। उतना खराब भी नहीं करता, उतना बढ़िया भी नहीं करता, मतलब ठीक ठाक मिला जुला करके अभिक्रिया कर लेता है। तो यह जो है लोहा जो है, यह अधिक अभिक्रिया करना चाहता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसको मिटा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड न मिले तब यह अभिक्रिया करना चाहता है ऑक्सीजन से। अब अगर ऑक्सीजन भी ना मिले तब यह अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन काहे लेते हैं? इसका आंसर है कि हमारे रक्त में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसके पास होता है हीमोग्लोबिन, एक प्रकार का रंजक है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सा तत्व होता है? आयरन, लोहा अच्छा खासा अभिक्रिया कर लेता है। यह ज्यादातर अभिक्रिया करना चाहता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, लेकिन हमारे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड काफी कम मात्रा में पाया जाता है। सोचो ना, सिंपल सी बात है, सोचो आप लोग कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है लगभग 78%। ठीक है। ऑक्सीजन होता है कितना? लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है कितना? 0.03%। अब जो बचा इसको जोड़िए ना, कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 7 2 9, 99.03%। लगभग यही तीनों गैस हो गया हमारे वायुमंडल में। 99.03% अगर देखा जाए तो यही तीनों गैस हो गया। अब जो बचा, कितना बचा? तो ये बचा 0.07%। इतना में अब जितना भी गैस है सबका सब इसी में आपको मिलेगा। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, अमोनिया गैस, मतलब जो भी गैस है, तो एक मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसका मात्रा होता है ठीक ठाक 21%, इसका होता है 0.03%। आप इसको याद रखेंगे। आपका एग्जाम में ना ये लोग पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03%। ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 21%। ठीक है। अब सुनिए, अब क्या करता है कि ये जो आयरन है ना, एक मन है कि हम ब्याह करें कार्बन मोनोऑक्साइड से, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप कभी कभी भेंटाई थे तो नंबर किसे देगा? जब रोज भेंटा तब ना। तो एक मन है कि हम ब्याह करें एकरा से, लेकिन ब्याह करे का मतलब एकरा से ही अभिक्रिया करने के लिए हम बोल रहे हैं। इसका मन है कि हम अभिक्रिया करें किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे वायुमंडल में काफी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। जिसके कारण यह अभिक्रिया किससे करता है? दूसरा बार में ऑक्सीजन से। अब जब फेफड़ा के पास जाएगा सांस लेने से, तो ऑक्सीजन गया अंदर, और फेफड़ा के पास ना एक होता है वायु कोष्ठिका, हम लोग पढ़ेंगे आगे। वायु कोष्ठिका के ऊपर मतलब गुब्बारा का टाइप का यह स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से एक गुब्बारा के जैसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर आता है हवा, और इसी के ऊपर न रक्त का पतला पतला जाल पाया जाता है।
और इसी में होता है आयरन। आयरन, ठीक है। अब आयरन क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को पकड़ करके और लेके चला जाता है कहाँ, कोशिका तक। और जब कोशिका में जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को देगा ये, और वहां से माइटोकॉन्ड्रिया पोषक पदार्थ के साथ मिलकर के ऊर्जा का निर्माण कर देगा एटीपी के रूप में, ठीक है। अब जब वहां ऑक्सीजन लग गया ऊर्जा बनाने में, तो वहां बचा क्यों खाली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः पुनः यह आयरन पकड़ेगा और वापस इसको लेकर कहाँ आएगा, फेफड़ा में, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने में, ठीक है, क्योंकि हमने के ब्लड में होता है आयरन। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री के एक चैप्टर है और उसमें क्रियाशीलता समूह दिया गया है, लगभग 14-15 को होता है। अगर उस क्रियाशीलता समूह को याद करने में अगर आप लोग को दिक्कत आ रहा है, तो सिंपल सा ट्रिक उसको बताते हैं, आप लोग उसको याद कर ले रहिएगा। और एकरा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, कॉम्पिटेटिव में भी पूछेगा, 10th में भी पूछेगा, तो एकरा से क्वेश्चन आप लोग के आता है। जैसे कि ये वाला लिख रहे हैं, आप लोग बोलते जाएंगे, इसका नाम कुछ कुछ होता है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर Cu, Hg मतलब कुछ होता है, पारा Ag, चांदी Au, सोना, ठीक है। बहुत कीड़ा उड़ रहा है बहुत, आगे चलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, मतलब कि ऊपर जो है ना, इस सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आगे चलते हैं, यह जो है ऊपर जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और नीचे वाला जो है ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो अब ध्यान दिए होंगे कि हम लोग का जो गहना बनता ना है, ये ज्यादातर इसी का बनता है गहना, सोना और चांदी के। काहे बनता है, क्योंकि यह काफी कम अभिक्रियाशील है, यह वायुमंडल से काफी कम अभिक्रिया करता है, तो ये जल्दी गंदा वगैरह नहीं होता, इसका रंग नहीं जाता है। लेकिन वही अगर कर दे हम सोडियम के गहना बना देना, तो अगर सोडियम का हम गहना बना दें तब क्या होगा, तो जब सोडियम का हम लोग गहना बनाएंगे तो काफी ज्यादा विक्रियाशील होता है। अगर इस पर बारिश के बूंद अगर चल जाए या पानी चल जाए, जैसे नाक में कमा के बना दिए हम, और एक पर पानी चल जाए, तब क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। ये एक से हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है और कुछ हीट निकलता है एक से, यानी कि अभिक्रियाशील ज्यादा है, तो एक भी नहीं बना सकते हैं। बना देंगे नाक में जैसे उड़ा देगा ऐसे ही, तो मतलब सुपने खबर बना देगा ये, तो इसका हम नहीं बनाते हैं। ये अभिक्रिया बहुत कम करता है। अब इसको हम लोग इतना लंबा याद कैसे रखेंगे, सुनिए। याद रखने के लिए वो ट्रिक बनाए हैं, मेरा अपना ट्रिक है कि एक लड़का था, थोड़ा सा कहानी टाइप इसको बता देते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। एक लड़का था जिसका नाम था ए, एक और दोस्त था उसका नाम था बी, एक और गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जी, ठीक है, समझना है बात को। एक लड़का था उसका नाम था ए, इसका दोस्तवा का नाम था बी, इसका एक गर्लफ्रेंड था जिसका नाम था जी। हुआ क्या कि ये जो था ना, अपन गर्लफ्रेंडवा से रूसल था, ठीक है। अब गर्लफ्रेंडवा इसके पास मैसेज कर रही है कि आओ ना बाजार में चाउमीन खिलाते हैं। अब ये क्या करना, हम जेबे ना करेंगे। ये बोले कि ना हम कल 10 बजे बाजार में आएंगे, आना ही तो रहा है। ये पूरा खिसियाल था कि ना हम जेबे ना करेंगे, कोई बात ना। एक दोस्तवा फेराक में था, जनरली यही होता है कि एक दोस्तवा लोग फेराक में रहता, कखन एक से हम सेटिंग कर लेंगे। अब क्या हुआ कि ये तो ना गया बेचारा, रूसल था, एक दोस्तवा चला गया बाजार में। अब ये गई बाजार में, यह भी नहीं किया, एक दोस्तवा चलाया। अब क्या कहते चले किया, ये फोन करके कह रही है कि कल न काहे मिले अइला जान। ध्यान से सुनिएगा कि कल न काहे मिले अइला जान, फिर से पकड़ायल हलवा कुतवा। एक बोरा कुतवा, कुत्ता सुछुंदर चलाता है, कह रहा तो साथ है। कल न काहे मिले अइला जान, फिर से पकड़ाइल हलवा कुतवा। हाँ जी, ये जी आवा ना, याद रहेगा। फिर से एक बार कहती कुछ एक फोन करके कि कल न काहे मिले अइला जान,
फिर से पकड़ाइल हलवा कुतवा। हाँ जी, ए जी आवा ना, याद रहेगा यहाँ से। तो इसको आप लोग याद रखेंगे इस तरह से कि सबसे ऊपर ज्यादा विक्रियाशील, सबसे नीचे बहुत ही कम विक्रियाशील। तो देखते हैं, अभी हमने आयरन के बारे में बात किए थे। तो आयरन देखिए यहाँ पर है लोहा, ये लगभग लगभग बीच बीचवा में है कि ठीक ठाक अभिक्रिया करता है, ज्यादा भी ना करता, ना ज्यादा कम करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे, कॉम्पिटेटिव तक आपको काम देगा खूब। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब श्वसन पर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जनरल चीज हो गया हमने के कि श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन होता कई प्रकार के हैं। तो श्वसन हम अभी बताएं कि हमारे शरीर में जिस विधि के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है उसे श्वसन कहते हैं। सांस लेने छोड़ने को श्वसन नहीं कहते हैं। हमारे शरीर में जिस विधि के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है उसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन होता है दो प्रकार के। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। पहला श्वसन का नाम है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन। दूसरा का नाम है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन। यहाँ वह है रे भाई, फिर तो लोग ट्रोल मत कर लगना हमरो मीडिया निगत जेका शिक्षा लिखे नहीं आ रहा था। अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं? कि वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है, सॉरी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, वायु नहीं बोलेंगे उसको, ऑक्सीजन कहेंगे ना भिगार के। कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन शरीर में कम जाएगा। और ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे? कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, कहिए कि तो भैया ये बताइए हमको कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम कैसे होगा? क्योंकि हमें तो हमेशा लगातार सांस ले रहे हैं, तो फिर ये ऑक्सीजन कम कैसे होगा? चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम गए कहीं भोज खाए गए, ओकरा में क्या हुआ कि चमकीला लेके हम गए थे पूरी चुरावेला। गाँव में ये ना होता है, जनरली लड़का में बच्चा में हम लोग खूब पूरी चुराते थे पहले, चमकीला लेके साल ओढ़ के कि देखे ना कोई। अब गए हम लोग चमकीला लेके पूरी चुरावेला, पूरी कसे ओकरा में 4 गो लेकर के टांग के लेके आ रहे थे घरे। तब तक देख लिया कुतवा, अब लगा खदेरे। जब वो खदेरे लगा तो हम वहां से भागेंगे, दौड़ेंगे। जब तेजी से हम दौड़ेंगे तो हमारे शरीर को उस समय ऊर्जा चाहिए होता है ज्यादा, क्योंकि हम ज्यादा वर्क कर रहे होंगे। ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो हम सांस भी तेजी से लेंगे, लेकिन उतना तेजी से भी हम सांस नहीं ले पाएंगे जितना हमारे शरीर को चाहिए। उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उस समय जो भी श्वसन होगा उसको बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, या फिर ईस्ट वगैरह में होता है कि शराब बनाने में ईस्ट का काम आता है, उसको किण्वन विधि से बनाया जाता है, जो थोड़ा सा आगे बताने वाले हैं। तो उस समय आप ये भी ध्यान दिए होंगे कि हम जब रात ज्यादा रनिंग करते हैं तो पैर वगैरह हम लोग का जाम हो जाता है। कि पैर जाम कैसे होता है? तो पैर जाम क्या होता है कि जब ऑक्सीजन न मिलेगा शरीर के ना, तो शरीर के अंदर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और इसी लैक्टिक एसिड के चलते मांसपेशियों में जकड़न होता है, मांसपेशियों पूरा जाम हो जाता है, पैर बढ़ नहीं करेगा आगे पूरा, हम क्यों वहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं? एक बार फिर से हमने कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसका समीकरण कैसे बनाएगा हमने? होता क्या है, इसे होता है काम, देखिए ध्यान से कि जैसे C6H12O6 किसका सूत्र है जी? C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज वही जो हम लोग पानी वगैरह में डाल के पीते हैं, जो प्लेयर वगैरह को पिलाया जाता है पानी में डाल के। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये क्या करता है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ऐसे मतलब कमी समझना, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तब यह जो ग्लूकोज है यह पायरुवेट प्लस लैक्टिक अम्ल
लैक्टिक अम्ल प्लस 2 ATP ऊर्जा, 2 ATP ऊर्जा में टूट जाता है। फिर से एक बार देखेंगे कि अनोक्सी श्वसन कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इस विधि में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल और लगभग 2 ATP ऊर्जा में टूट जाता है। इसको लोग बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जो कि पिछले साल लगता है कि पूछा भी था शायद 2025 या 24 में, कि ज्यादा काम करने पर हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प या ऐंठन या दर्द, कुछ भी दे सकता है वो, क्रैम्प, ऐंठन, दर्द, तीनों में से कोई पूछ सकता है कि ज्यादा वर्क करने पर, काम करने पर हमारे मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द या क्रैम्प क्यों उत्पन्न होता है। तो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो अनोक्सी श्वसन है, इस श्वसन का पहला चरण है, फर्स्ट चरण है। यह कहाँ होता है? यह होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। अनोक्सी श्वसन की क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। क्लियर है यहाँ तक? आगे सुनते हैं। इसमें भी लगभग थोड़ा सा 2 ATP ऊर्जा के आसपास इसका निर्माण होता है, ऊर्जा के। अब आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि ये पायरुवेट क्या है। किसी को दिक्कत है पायरुवेट समझने में? एकदम दिक्कत होगा, क्योंकि बताया भी नहीं किया था, समझ में आएगा कहाँ से। पायरुवेट है कि ये जो ग्लूकोस है, ये ग्लूकोस 3 गो कार्बन परमाणु वाले यौगिक में टूट गया है। ग्लूकोज में देखिए यहाँ 6 गो कार्बन का परमाणु है, एक में होगा कार्बन के 3 गो परमाणु। तो यही ग्लूकोज कार्बन के 3 परमाणु वाला में टूट जाता है, मतलब कि 2 भाग में टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। एक में कार्बन का परमाणु होता है, 3 गो होता है। क्लियर? एक बार रिवाइज मारते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अनोक्सी श्वसन कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। यह श्वसन कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें कौन कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें ग्लूकोज टूट करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि कम मात्रा का रहेगा, पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल और 2 ATP ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। पायरुवेट कार्बन के 3 गो परमाणु वाला संरचना होता है। 2 ATP ऊर्जा तो खैर ऊर्जा तो बन ही रहा है। आगे चलते हैं। चलिए हम लोग जब आगे देखेंगे हमने, अब है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात थोड़ा सा छूटा था कि ये तो हो गया अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन में हुआ का कि ऑक्सीजन इसको नहीं मिला, तो C6H12O6 ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या किया कि ये टूट गया पायरुवेट, पायरुवेट प्लस लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अब यह लगभग 2 ATP ऊर्जा अभी टूटा था, यह बनाए थे। अब क्या हुए कि एकरा में ऑक्सीजन तो न मिले, लेकिन एकरा जगह पर नीचे एकरा में ईस्ट पनपा में तो क्या होगा, देखिए क्या होता है। अगर एक ग्लूकोज है C6H12O6 और इसको अगर ऑक्सीजन न मिले और एकरा में ईस्ट पनप जाए, ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है, एक कवक का ही प्रजाति होता है। इस ईस्ट का प्रयोग हम लोग जलेबी बनाने में, पावरोटी बनाने में, बेकरी वगैरह बनाने में, बिस्किट वगैरह बनाने में, यहाँ तक कि शराब बनाने में भी इसी का प्रयोग करते हैं। बिना ईस्ट के कोई भी शराब नहीं बना सकते हैं हम। क्लास में एक बच्चा पूछ रहा था, बोल रहा था कि भैया महंगा जो शराबुआ बनता ना है ओकरा मिला ना होता है। अरे बुढ़वा, यही वाला तो ओकरा बनाता है, शराब बनाता है। ये ना रहेगा तो शराब मुझको तोड़ेगा के? तो इकरा क्या करता है, ये तो वाला वो शराब है जरा पापा पी के खूब वहाँ रसनलिया में। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ईस्ट की अनुपस्थिति में इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और थोड़ा सा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्योंकि भाई जीव है, श्वसन वगैरह करेगा तो कार्बन से रिलीज होबे करेगा, तो यही काम होता है। अब इसी को बोलते हैं किण्वन, किण्वन, किण्वन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है आप लोग के कि किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव भाग लेता है? ईस्ट। किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव भाग लेता है? ईस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, हम लोग अब आगे चलने वाले हैं ऑक्सी श्वसन के बारे में कि ऑक्सी श्वसन होता क्या है।
ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन देखिए, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन कहते हैं कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। कैसे, देखिए ध्यान से। होता क्या है कि अभी आप लोग देखे थे कि इधर पायरुवेट बना था, कौन में हो, अनऑक्सीश्वसन में। अब क्या होता है कि जब शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा अच्छे से, तब यह पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब इसको ऑक्सीजन बढ़िया से मिल रहा है, तब क्या करेगा कि यह टूट जाएगा कुछ में, तब यह टूटेगा 38 ATP ऊर्जा में, 38 ATP ऊर्जा में। और कुछ बनाएगा ये, तो यह बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ बनाएगा ये, तो यह निकालेगा उष्मा। अब ध्यान दिए होंगे कि जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हमको गर्मी काहे लगता है, कदैया में कोई आग लगेले है? अरे नहीं रे भैया, यहीं से बना है उष्मा, हीट। तो यह जो होता है, जब ऑक्सीजन में जब यह होता है क्रिया, पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 ATP ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा यानी कि हीट देता है ये। ठीक, आगे। अब ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहते हैं। अगर कोशिका चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इस पर हम अपलोड कर दिए हैं पीछे, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। वो भी थोड़ा सा मजा आएगा देखने में उसको भी, कि पायरुवेट टूट गया है इतना में, और 38 ATP ऊर्जा, मतलब बहुत सारा ऊर्जा मिल रहा है हमने की वाला। तो ऑक्सीश्वसन का जो क्रिया है यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान से याद दे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग, कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें कितना ऊर्जा बनता है? लगभग 38 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और उष्मा भी बनता है, गर्मी भी बनता है। ठीक है। अब आता है कि ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर लिखने के लिए, ऑक्सी और अनऑक्सी में अंतर लिखना है। तो अंतर कैसे लिख देंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। अंतर लिखने कैसे हम लोग, कि एक तरफ लिख देंगे अनऑक्सीश्वसन। अच्छा, अनऑक्सी को ही आप लोग अवायवीय भी कह सकते हैं, अवायवीय। और ऑक्सीश्वसन को आप लोग वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं, वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अनऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन में अंतर लिखना अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे कि अनऑक्सीश्वसन में कि यह श्वसन का पहला चरण है, फर्स्ट चरण है, और यह श्वसन का सेकेंड चरण है, दूसरा चरण है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति होता है, यानी कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। यह जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। और कहा जाएगा कि इसमें लगभग 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें लगभग 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 3 अंतर हो रहा है, अभी 3 नंबर में देगा कम से कम ही। इसके अलावा यह जो है यह कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अनऑक्सीश्वसन जो है कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं ना। और अंतर लिखना तो ले सकते हैं कि इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, क्योंकि बता चुके हैं आप लोग के हम, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें किसी प्रकार के अम्ल का यानी कि एसिड का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार के एसिड का निर्माण नहीं होता है। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 3 नंबर में पूछेगा आप लोग के, 5 को लिखवा दी है, भुला भी जाएंगे का 2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो आप लोग का हो गया है श्वसन इज द खत्म। अब हम लोग चलने वाले हैं कि पौधा में श्वसन कैसे होता है। तो पौधा में श्वसन देख लेते हैं। तो हम अभी जस्ट बताएं कि पेड़ पौधा श्वसन करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? आंसर बोलेंगे आप लोग। पेड़ पौधा श्वसन करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं?
तब तक बोलिए, कमेंट कीजिए आप लोग तब तक। पेड़ पौधा शोषण करने के लिए भी ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करता है। पेड़ पौधा शोषण करने के लिए ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करता है। होता क्या है पेड़ पौधों में कि पेड़ पौधा की जो पत्ती होता है इस प्रकार से, हालांकि हम फोटो लगाते चलेंगे उधर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उधर भी, जो भी डिस्प्ले पर फोटो वगैरह आएगा। ये जो पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है ना, ये पत्ती के अंदर लगभग 1 सेंटीमीटर में लगभग 250 के संख्या में, 250 की संख्या में छोटा छोटा रंध्र छिद्र पाया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं अस्टोमाटा। अस्टोमाटा, अस्टोमाटा इससे बना हो जाता है। देखिए ध्यान से, फिगर देखिएगा उधर, इस प्रकार से। इस प्रकार से यह क्या हो गया, अस्टोमाटा। इस प्रकार से रहता है। और यही जो है, यही है आपका रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र, ठीक है। अस्टोमाटा यानी कि रंध्र छिद्र। इसको बोलते हैं हम लोग द्वार कोशिका। द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, गार्ड सेल, रक्षक कोशिका, तीनों इसी का नाम है। द्वार कोशिका, गार्ड सेल, रक्षक कोशिका, तीनों इसी का नाम है। इसी के द्वारा विसरण विधि से, एक बार ध्यान रखिएगा, विसरण विधि से वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। लेकिन दोनों कैसे जा रहा है भैया रे, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड आएगा अंदर, ऑक्सीजन जाएगा बाहर। जब श्वसन करेगा उस समय ऑक्सीजन आएगा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा बाहर। एकरा में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी की सहायता से क्या होता है कि पेड़ पौधा में विसरण विधि के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब इसको शरीर के अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोग के कि रंध्र छिद्र को खोलने और बंद करने का कार्य किसका होता है। रंध्र छिद्र के खोलने और बंद करने का काम किसका होता है, तो यह होता है द्वार कोशिका के, रक्षक कोशिका के, या गार्ड कोशिका के, ठीक है। तीनों में से कोई हम इसको बोल सकते हैं। हालांकि यह रंध्र छिद्र पत्तियों पर होता है, टहनी पर भी थोड़ा बहुत होता है, तो उसको बने बोलते हैं वात रंध्र। वात रंध्र। जड़ में भी होता है, मूल रोम में इसका होता है। मूल रोम जड़ समझते हैं आप लोग, जड़िया के बाद जैसे इसे कोई पेड़ पौधा है का जो जड़ है, जड़िया से भी पतला पतला जड़ निकलता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं मूल रोम। इससे भी थोड़ा बहुत एकरा में शोषण हो जाता है। तो एकरा में तीनों जगह शोषण होता है, पत्ती से भी होता है, ज्यादातर पत्ती से होता है, थोड़ा बहुत तना से हो जाएगा, थोड़ा बहुत जड़ से हो जाएगा, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन की गति पौधों में जंतुओं के तुलना में कैसा होता है, कम की ज्यादा। तो जंतु के तुलना में पौधा में श्वसन का जो गति है वो कम होता है। काहे कम होता है, क्योंकि पेड़ पौधा ना जंतु इतना हार्ड वर्क नहीं करता है। पेड़ पौधा एक जगह पर खड़ा है, इसको केवल बढ़ना है, खाना खाना, वृद्धि करना है। लेकिन हमनी के जंतु के, हम लोग को चलना भी है, बात भी करना है, वर्क भी करना है, तो हम लोग में ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, और पेड़ पौधा में हम लोग की तुलना में कम आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब आगे पूछिए हम लोग के कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जंतु जो है, जंतु में शोषण कैसे होता है, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखिए ध्यान से, एक कोशिकीय जंतु में अगर पूछेगा कि एक कोशिकीय जंतु में कैसे होता है, तो उसका सिंपल सा याद रखना है कि एक कोशिकीय जीवों में श्वसन उसके कोशिका झिल्ली के द्वारा, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन उसके कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण विधि से पूरा हो जाता है। इस प्रकार से मान लें कि कोई जीव है, इसका एक कोशिका झिल्ली है, बाहर से ऑक्सीजन लेकर अंदर चलाएगा और अंदर से कार्बन से इसके बाहर जाएगा। अब विशेष जानना है कि विसरण क्या है, परासरण क्या है, तो फिर आप एक में खंगालेंगे, 9th क्लास के होगा चैप्टर कोशिका, उसका शायद पार्ट 3rd में, हाँ शायद पार्ट 3rd में है, उसको आप देख लेंगे जाकर के कि विसरण क्या है, परासरण क्या है, ना सिंपल सी भाषा में समझ में आ जाएगा एकदम। आगे चलते हैं। लेकिन बड़ा जो जीव है, उसमें बड़ा जीव में शोषण करने के लिए 3 प्रकार का श्वसन अंग दिया गया है। एक होता है श्वास नली, श्वास नली या ट्रैकिया, ट्रैकिया। दूसरा होता है
गिल्स या गलफड़ा, गिल्स या गलफड़ा। तीसरा होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस या फेफड़ा, फुफ्फुस या फेफड़ा। यहाँ तक क्लियर है कि बड़े जीवों में शोषण करने के लिए कई प्रकार का श्वसन है, 3 प्रकार के श्वसन। कौन कौन सा? श्वास नली या ट्रैकिया, गिल्स या गलफड़ा, फुफ्फुस या फेफड़ा। अब समझते हैं कि श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा किसमें शोषण होता है। श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा किसमें शोषण होता है? यह होता है कीटों में। क्या होता है? कीटों में, जैसे कि तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, फतिंगा या और कीट। कीटों में होता है श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा। एक में कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ से कि ऐसे कोई कीट है, फिगर वहां पे लगा देंगे, देख लीजिएगा। कोई कीट लग रहा है जी, छूट रहा है तो। अब क्या होता है कि इसके शरीर के ऊपर, कॉन्सेप्ट समझिए, इसके शरीर के ऊपर इस प्रकार से छोटा छोटा छिद्र होता है। जिस प्रकार से हमारे त्वचा के ऊपर भी छिद्र होता है, एक से पसीना बाहर निकलता है, उसी प्रकार से इसके शरीर के ऊपर भी छोटा छोटा छिद्र होता है। अब इस छिद्र के साथ एक पतला पतला इस प्रकार से नली जुड़ा होता है। इसी नली को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। इसमें क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और यह नली जो है इस कीट के सभी ऊतकों तक गया रहता है। सभी ऊतक तक, इसके शरीर में जितना भी ऊतक है ना, उन सभी ऊतकों तक यह जो है इसके शरीर के सभी ऊतकों तक ये ट्रैकिया फैला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कीटों में श्वसन किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया क्या है? इसके शरीर के अंदर पतला पतला जाल पाया जाता है, नस के जैसा, नली के जैसा। इस नली को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। और इसी के द्वारा कीड़ा मकोड़ा श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है। अब है गिल्स या गलफड़ा। चलिए, गिल्स या गलफड़ा में किसके द्वारा होगा? एकरा से सांस लेता है जलीय जीव, जैसे मछली वगैरह। मछली के फिगर आप लोग ऐसे देख लो होंगे। बुआरी बना है, गरे बना है, कोई बना रहा। यहाँ पर ध्यान दिए होंगे, इस प्रकार से होता है गलफड़ा। फिगर देखिएगा उधर, यहाँ पर होता है गलफड़ा। गलफड़ा के अंदर ना पतला पतला बहुत सारा होता है गिल पट्टिकाएं, इसको ना बोलते हैं गिल पट्टिकाएं। गिल पट्टिकाएं, गिल पट्टिकाएं क्या करता है कि जब मछली जब यहाँ से पानी को लेती है अपन शरीर के अंदर, मुंह के अंदर अपन लेते हैं पानी को, तो पानी में घुला होता है ऑक्सीजन। पानी में क्या घुला होता है? ऑक्सीजन। अब इस घुले हुए ऑक्सीजन वाला जो पानी है, कि जब जाएगा इस प्रकार से गिल पट्टिका में, टीका में छोटा छोटा ना रंध्र छिद्र टाइप के छोटा छोटा छिद्र होता है। ये छिद्र इतना छोटा होता है कि इससे ऑक्सीजन तो अंदर चला जाता है, लेकिन जब पानी होता है पुनः यहाँ से बाहर निकल जाता है शरीर के। ठीक है, समझ वाला बात क्या? एक बार फिर से सुनेंगे। गिल्स या गलफड़ा, इसके द्वारा लेता है श्वसन। कौन करता है? मछलियां करती है, जलीय जीव करता है, जो पानी में रहने वाला जीव है। इसमें गलफड़ा एक मुंह के जस्ट बगल में होता है, यहाँ पर होता है गलफड़ा। गलफड़ा जहाँ पर स्थित होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं गील कोष्ठ। जहाँ पर गलफड़ा स्थित होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? गील कोष्ठ। गील कोष्ठ में स्थित होता है। और यहाँ पर गलफड़ा के अंदर ना पतला पतला गिल पट्टिकाएं होती है, पर्दा टाइप का पतला पतला। अब यहाँ से जो भी पानी गया जिसमें ऑक्सीजन पहले से उपस्थित था, अब यह ऑक्सीजन क्या करेगा? ये पानी क्या करेगा कि यहाँ से जब गुजरेगा तो ऑक्सीजन एक शरीर के अंदर, यानी ऑक्सीजन शरीर के अंदर और पानी शरीर के बाहर हो गया कराम शोषण। अब आता है फुफ्फुस या फेफड़ा। फुफ्फुस या फेफड़ा, तो फुफ्फुस या फेफड़ा फिलहाल 1 आध मिनट के लिए हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग डायरेक्ट आते हैं मानव में। हालांकि इसी नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि फेफड़ा स्थलीय जीवों में पाया जाने वाला एक प्रमुख श्वसन अंग है। जितना भी बड़ा बड़ा जीव है ना जो धरती पर रहता है, उस सबका सब सांस लेता है फेफड़ा के द्वारा। गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई, सियार, हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ, चीता, आदमी, तो ये लोग जितना भी बड़ा बड़ा जीव है इन सब में श्वसन होता है किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। ठीक है, अब दिखाते हैं, हम आगे चलेंगे कि फेफड़ा होता कैसा है। तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा मानव के श्वसन में, क्योंकि मानव के बारे में क्यों पढ़ना है इसमें, तो हम लोग पढ़ते हैं मानव में श्वसन। चलिए, मानव में अगर हम श्वसन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना होगा श्वसन अंग के बारे में, कि मानव एक बड़ा जीव है
इसमें श्वसन करने के लिए अलग से एक श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ा को दिया गया है। श्वसन तंत्र में हालांकि फेफड़ा होता है, बहुत सारे पार्ट आता है, बनाते हैं इसको जिस देखिए ध्यान से। ये बन गया नाक, मुंह, ईयर, जीव रे बाहुबली, आंख, देख रहे ना कारी कारी आंखिया वाला है। हाथ वाला हैंडपम्प बना वाला है जीव। ये इसका हो गया नाक, यहाँ से इसे आता है एक नली, और यह नली आ करके आगे की ओर इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है ये फेफड़ा। इसके नीचे एक प्रकार इस होता है, इसको हमने बोलते हैं डायफ्राम। तो ये बताएंगे हमने, फिगर देखिएगा उधर, ओरिजिनल फिगर उधर लगा देते हैं, हाथ से बनाए हैं। तो मानव के श्वसन तंत्र में अगर देखा जाए तो मानव श्वसन करता है फेफड़ा के द्वारा। इस प्रकार से हमने बनाएगा मानव श्वसन तंत्र का फिगर। एक मानव श्वसन तंत्र का जो सबसे पहला भाग होता है वह होता है नाक। मानव श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग नाक। एक बार क्वेश्चन दीजिएगा, आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए कि मानव के पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग कौन होता है। मानव के पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग कौन होता है, जल्दी कमेंट कीजिए। ये भी बताइए कि मानव में भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है, जल्दी बताइए आप लोग। नाक। नाक मानव श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग, ये वाला नाक, ये सबसे पहला भाग है मानव के श्वसन तंत्र का। नाक जो होता है यह आगे की ओर दो भागों में बटा होता है, गंगा जमुना का से बहता है, इसे ये आगे की ओर बटा होता है, दो छिद्र इसमें होता है। और नाक जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। इस पट्टी को हम बोलते हैं नासा पट्टिका। यहाँ जो पट्टी देख रहे हैं यहाँ से जो बढ़ता है नाक में किसी दो भाग में, इसको लोग बोलते हैं नासा पट्टिका। एक में पहले के औरत लोग में वो गहना पहनती थी, उसको बोलते थे बुलाकी, यही वाला, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं नासा पट्टिका। तो नाक नासा पट्टिका के द्वारा दो भागों में बटा होता है। क्लियर, नाक नासा पट्टिका के द्वारा दो भागों में बटा होता है। नाक में मुख्यतः तीन क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला का नाम है प्रघ्राण क्षेत्र, दूसरा का नाम है घ्राण क्षेत्र, तीसरा का नाम है श्वसन क्षेत्र। सब में क्षेत्र आप लोग लगा देंगे। प्रघ्राण, नाक का कितना क्षेत्र, तीन गो क्षेत्र होता है नाक में। कौन कौन, प्रघ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र। प्रघ्राण, घ्राण, श्वसन। प्रघ्राण क्षेत्र क्या है, तो प्रघ्राण क्षेत्र नाक का सबसे बाहर वाला क्षेत्र है, ये वाला, जहां पर रोम युक्त बाल पाए जाते हैं। नाक में बाल होता है हम लोग के, एकदम होता है। तो प्रघ्राण क्षेत्र नाक का सबसे बाहर वाला भाग है जहां रोम युक्त बाल पाए जाते हैं। आपको कहता नाक में बाल कड़ा देवर गए भाई, नाक में कौन सा जोड़ा बोल रहे हैं हमने, नाक में कौन सा चोटी बनाना है कि नकिया में बाल देवर गए है। सुनिए, नाक में बाल जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जब हम लोग सांस के रूप में हवा को लेते हैं शरीर के अंदर, तो हवा में काफी ज्यादा मात्रा में धूलकण होता है। ठीक है, अब धूलकण जा करके फेफड़ा में अगर बैठ जाए तब क्या होगा, तो तुम्हारा फेफड़ा पूरा जाम हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए नाक के अंदर बाल दिया गया है कि जब धूलकण जब आगे की ओर जाएगा ना, तो नकिया का जो बलवा है वो धूलकण को अपने ऊपर सटा लेगा। तो आप ध्यान दिए होंगे कि जब हम लोग गर्दा वाले जगह पर काम करते हैं, जैसे हम लोग देहात में रहने वाले हैं, तो कभी भूसा उठा लिए, कभी कूटी ढो दिए, कभी धान के दमाही पर चले गए, तो गर्दा खूब उड़ता है, मतलब ये गर्दा वाली जगह पर। उस समय देखे ध्यान दिए होंगे आप लोग कि नाक में जो नकटी जो होता है ना, जहाँ पे गंदगी जो बैठता है ना, खूब ज्यादा बैठता है गंदगी। क्या है कि नकिया का जो बलवा है ना, उस सब गंदगिया के ना अपने ऊपर इकट्ठा कर लिया है, एक फेफड़ा के अंदर जाने नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि हवा में उपस्थित धूलकण को अपने ऊपर चिपका लेना। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब है दूसरा है घ्राण क्षेत्र। यह घ्राण क्षेत्र नाक के ऊपर होता है, ये वाला प्रघ्राण के ऊपर होता है बीच में। इसका काम है गंध का अनुभव करना, स्मेल को लेना। हम लोग जो गंध सूंघते हैं ना, है मीठा महक रहा है कि थोड़ा सा सुगंधित है, परफ्यूम मारे तो बढ़िया महकेगा, शौचालय में जाएगा तो बहुत खराब महकेगा। तो गंध जो हम लोग का आता है, ये गंध आता है कहाँ से, घ्राण क्षेत्र से।
ठीक है। कुत्ता में, बिल्ली में या अन्य जंगली जानवरों में, कुत्ता में, बिल्ली में या अन्य जंगली जानवरों में घ्राण क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है, इसीलिए कुत्ता वगैरह ज़्यादा दूर तक सूंघता है। ध्यान दिए होंगे कि घरे अगर मुर्गा कहीं न बने और बगल में गोतिया के पता ना चलता है, लेकिन 4 गली दूर कुतवा कैसे पता लग जाता है कि दोरिया पाके बैठा रहता है वो, उसका घ्राण क्षेत्र बड़ा है, वो दूर तक के वस्तु को क्या कर ले रहा है, वो स्मेल कर ले रहा है, सूंघ ले रहा है। शेर बाघ ये लोग भी दूर के वस्तु को सूंघ लेता है कि कहीं कोई शिकार वगैरह है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग गंध का अनुभव कहाँ से करते हैं, इसी घ्राण क्षेत्र से, गंध का अनुभव घ्राण क्षेत्र से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक आपका है श्वसन क्षेत्र, एक हो आपका है श्वसन क्षेत्र। कि श्वसन क्षेत्र क्या होता है कि श्वसन क्षेत्र नाक का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, नाक का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ पर तो म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस माने नेटा, डायरेक्ट बोल रहे हैं म्यूकस माने नेटा। यहाँ पर ना म्यूकस पाया जाता है और यहाँ पर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, अभी तो खैर नहीं, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा तो आपको बायोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलेगा कि यहाँ जो आँख में जो आ रहा है ब्लड, नाक में जो ब्लड आ रहा है, मुंह में जो ब्लड आ रहा है, इस सब का जंक्शन यही है, यहीं से तीनों चारों भाग में बढ़ता है। कान में जाना है, नाक में जाना है, आँख में जाना है, मुंह पे जाना है, यहीं से इस सगरों बढ़ता है। यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा पतला पतला रक्त केशिकाएं होता है, वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी। ठीक है, अब क्या होता है कि यहीं पर होता है रक्त केशिकाओं का जाल और यहीं पर होता है कुछ म्यूकस श्वसन क्षेत्र में। तो क्योंकि म्यूकस करा देवल गया है, म्यूकस दिया गया इसलिए है कि अगर नाक के जो बाल है, बाल से भी धूलकण बच करके आगे चल जाए तो उस स्थिति में जाकर के वह म्यूकस के ऊपर चिपक जाए। फिर वही बात हम बताएंगे कि जब गर्दा वाले जगह पर हम लोग काम करते हैं ज़्यादा, तो हमने खाखार खूब निकलता है, लाल पीर एकदम गढ़े, वो खाखारवा इतना निकलित का है गर्दवा में काम करे से। तो जब नाक में जो गया ना हमने के धूलकण, वो जा करके उस म्यूकस पर चिपक गया है, म्यूकस हो गया भारी, तो हमने खाखरेंगे ऐसे करके नेटा फेंक ले। ठीक है, तो इसका यही काम है म्यूकस का। आगे चलते हैं। नाक हम लोग पढ़ लिए, नाक में कितना क्षेत्र, किंगो क्षेत्र। नाक किसके द्वारा दो भाग में बटा होता है, नासा पट्टिका के द्वारा। पहला क्षेत्र का नाम कुछ है प्रघ्राण क्षेत्र, जहाँ पे बाल होता है, घ्राण क्षेत्र जहाँ से गंध का अनुभव करते हैं, श्वसन क्षेत्र जहाँ पर रक्त केशिकाओं का जाल होता है और म्यूकस भी पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। एक चीज है ग्राम में कांची, कि कांची क्या होता है सर, सुनिए। नाक के अंदर ना इस प्रकार से घुमावदार संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से नाक के अंदर इस प्रकार से घुमावदार संरचना पाई जाती है। इस घुमावदार संरचना को हम लोग बोलते हैं कांची। अच्छा, घुमावदार संरचना कहा जाएगा है जी, कोई बताएगा हमको? सुनिए, होता क्या है कि अगर इसे सिंपल इसको बनाता है इस प्रकार से, तो यहाँ से जो भी हवा आता नाक के द्वारा पास होता, तो यहाँ पर बाल है, तो इधर का जो हवा रहता है ये भी ना एक ना केवल धूलकण बाल पर सट पाता, या जो इधर का रहता उसी वही सट पाता केवल, इधर वाला बीच वाला कहाँ जाता, बीच वाला तो धूलकण हमारे शरीर के अंदर चल जाता है ना, फेफड़ा के अंदर। तो इसीलिए इसको बनाया गया घुमावदार, कि जिस समय कि यहाँ से इसे हवा आया बीच वाला आके यहाँ पर टकरा जाएगा, यहाँ से फिर से टकराएगा तो फिर यहाँ टकराएगा, फिर आएगा तो फिर यहाँ से टकराएगा, यहाँ वाला होगा तो यहाँ टकरा जाएगा, फिर इधर से टकराएगा। इस चूंकि ये टकराते जाए इसीलिए एक बनाया गया है घुमावदार, कि जब टकराएगा ना तो सबके सब जो हवा है वो बाल के संपर्क में, म्यूकस के संपर्क में चला आएगा, तो उसमें से जितना भी धूलकण होगा उस सभी का सभी धूलकण नाक के जो म्यूकस वगैरह है उसमें चिपक जाएगा और फेफड़ा तक हमारा साफ हवा ही जा पाएगा, धूलकण उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अब नाक से हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग याद कीजिए, पाचन में पढ़े होंगे कि यहाँ से नली जुड़ता है, एक बाद दोनों यहीं तक आता है, एक बाद यहाँ से आगे बढ़ रहा था, तो इसको हम लोग अब बोल देंगे श्वास नली, श्वास नली। ठीक है, कि श्वास नली एक लंबी नली की जैसी संरचना है जो हवा को लेकर के फेफड़ा तक जाता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसके बाद आगे आगे देखेंगे ध्यान से कि यहाँ श्वास नली नहीं दो भागों में बट गया है,
इस प्रकार से। ये दो भाग को ने बोलते हैं ब्रोंकल्स। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। इसको ने बोलते हैं ब्रोंकल्स। ब्रोंकल्स, ब्रोंकल्स श्वास नली फेफड़ा के पास जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है, उसको लोग बोलते हैं ब्रोंकल्स। ठीक है। अब जो ब्रोंकल्स है उधर फिगर में देख रहे होंगे आप, फेफड़ा के फिगर में उधर, कि ब्रोंकल्स के बाद भी यहाँ से इस प्रकार से बहुत सारा पतला पतला और नली गया है इसमें, इस प्रकार से देख पा रहे होंगे फिगर में। तो ब्रोंकल्स जब पतला पतला और नली की जैसा संरचना में बढ़ता है, इसको लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकल्स जब पतला पतला नली के जैसा संरचना में और बदलता है फेफड़ा के अंदर, उसको लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है। अब चलते हैं ब्रोंकियोल्स के ऊपरी सिरे पर ध्यान देंगे आप कि इसमें इस प्रकार से होता है गुब्बारा के जैसा संरचना। इसको लोग बोलते हैं वायु कोष्ठिका। इसको लोग क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका। हमारा जो हृदय, हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा के अंदर जो है यहीं तक हवा लास्ट आता है, एकदम ऐसे रहता है। यहाँ से ब्रोंकियोल्स हो गया, इस प्रकार से हो गया वायु कोष्ठिका, और इसी के अंदर आता है हवा। ठीक है। और इसी के ऊपर फैला होता है रक्त कोशिकाओं का जाल, या रक्त का जाल होता है, पतला पतला रक्त होता है। तो हम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि अब यहाँ जब हवा आता है तो यहाँ से ऑक्सीजन रक्त के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका, या इसको हिंदी के एनसीईआरटी में दिया हुआ कुपिका। एनसीईआरटी में इसको क्या बोलता है? कुपिका। कोई पता नहीं, वायु कोष्ठिका कुपिका एक ही चीज है। अब सुनो, कहता है, आप लोग सुने होंगे कि कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है ना, सिगरेट वगैरह पीता है ना, गांजा सिगरेट वगैरह पीता है, बीड़ी वगैरह पीता है, तो उसका फेफड़ा खराब हो जाता है। फेफड़ा क्या खराब होता है सर? सुनिए, जब हम सिगरेट वगैरह पियेंगे तो उसमें से धुआं जो होता है हमारे फेफड़ा में जाएगा, वायु कोष्ठिका तक। और वो धुआं में आप ध्यान दिए होंगे कि अगर जैसे मान लें कि चूल्हा जल रहा है तो ऊपर हाथ रखेंगे, जैसे धुआं लगेगा में, तो हमारा करिया करियाना पर जम जाता है, गंदगी का एक परत। ठीक है। तो इसके अंदर भी कहा होता है कि जब धुआं इसके अंदर जाएगा, सिगरेट वगैरह कोई पिएगा तो इसके अंदर ना एक काला काला सा गंदगी का एक परत इस प्रकार से जम जाएगा। अब क्या होगा कि अब जो हम लोग सांस लेंगे तो इसका पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तब कहते हैं हम लोग कि ना फेफड़ा अब खराब हो गया है। तो स्मोकिंग इसी के चलते नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि फेफड़ा में हवा अंतिम रूप से कहाँ पर जाता है? वायु कोष्ठिका में। लिखे नहीं है अभी तक, कोई बात लिख देते हैं। वायु कोष्ठिका ऐसी को बोलते हैं कुपिका। वायु कोशिका इसको बोलते हैं कुपिका। ठीक है। वायु कोशिका या कुपिका। आगे चले तो ऑक्सीजन या हवा जो है लास्ट में कहां तक पहुंचता है? केवल वायु कोशिका तक। और पूछता है क्वेश्चन कि फेफड़ा के अंदर गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ा के अंदर गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? यह भी होता है वायु कोशिका यानी कुपिका में ही। ठीक है। तो यहाँ से अच्छा एक बार और क्वेश्चन पूछेगा कि फेफड़ा में वायु कोशिका की संख्या कितना होता है? फेफड़ा में वायु कोशिका की संख्या कितना होता है? तो एक संख्या होता है लगभग 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। अच्छा, फिजिक्स में भी अगर कोई का मान होता है जी, फिजिक्स में भी ये 3 × 10⁸ के कुछ मान होता है। बताइए तो जरा कमेंट में क्या होता है ऐसे, हमको नहीं याद, हम भुला गए। 3 × 10⁸ फिजिक्स के किसका मान होता है? फिजिक्स में कहाँ पढ़े हैं आप लोग? उसको जरा बताइए, कमेंट जल्दी कीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 कीजिए, सोचिए मत। कर दिए? चलिए देखते हैं कितना लोग का सही होता है। आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या आता है फेफड़ा, कि फेफड़ा क्या है, कैसा होता है, कहाँ रहता है? तो फेफड़ा हमारे छाती के अंदर, ये जो वक्ष गुहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा, जहाँ फेफड़ा होता है, इसके अंदर पाया जाता है फेफड़ा। और इसके ऊपर
12 जोड़ी पसली पाई जाती है। पसली के संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी अर्थात 24 गो। पसली की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी अर्थात 24 गो। ठीक है। अच्छा, ये तो गया पसली की संख्या। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि पसली की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी, और सिंगल सिंगल कहे तो 24 गो। लेकिन पूछ देगा क्वेश्चन अभी कि फेफड़ा अति छाती में हड्डी की संख्या कितना होता है? छाती में हड्डी की संख्या कितना होता है? तब बोलेंगे नहीं 25 गो। क्योंकि ये वो बढ़ा दिया कहाँ से? ये वो बढ़ा दिया कहाँ से सर? तो यहाँ जो होता है ना, यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो हड्डी है, जितना भी फेफड़ा का हड्डी आया है इस प्रकार से, यहीं पर आकर के इसको वेल्डिंग किया गया है। ये हड्डिया को बोलते हैं अस्टर्नम। ये हड्डी को क्या बोलते हैं? अस्टर्नम। तो यही एक हड्डिया बढ़ जाता है। ये पसली नहीं है, ये हड्डी है। ठीक है। तो छाती में हड्डी की संख्या 25 गो और पसली की संख्या 24 गो। यहाँ तक क्लियर रहेगा? ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब फेफड़ा पसली के अंदर होता है, 12 जोड़ी पसली होता है, हड्डी होता है 25 गो। हल्के गुलाबी रंग का गुंबद, फेफड़ा हल्के गुलाबी रंग का थैली नुमा एक संरचना होता है। फेफड़ा हल्के गुलाबी रंग का थैली नुमा एक संरचना है जो 12 जोड़ी पसलियों के अंदर नीचे स्थित होता है। इधर वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, इधर वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या है? यहीं पर होता है आपका हृदय, दिल। लगभग 250 ग्राम इसका वजन होता है। हृदय जब यहीं पर दिल है तो यहीं पर ना अट रहा है, कहीं दूर में अट रहा है ना, जिसके कारण जो होता है यहाँ का जो फेफड़ा है ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इधर वाला होता है थोड़ा सा छोटा, इधर होता है एक तुलना में थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। अब सुनिए, फेफड़ा जो होता है इसके नीचे ना इस प्रकार से गुंबद के आकार की संरचना पाई जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा क्वेश्चन है कि फेफड़ा के नीचे गुंबद के आकार की संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेफड़ा के नीचे गुंबद के आकार की संरचना होती है, उसको लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इसका नाम कुछ है? डायफ्राम। डायफ्राम, 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 डायफ्राम। ये डायफ्राम का करता है, डायफ्राम का करता है कि जब हम लोग इसे सांस लेते हैं ना, इसी प्रकार से सांस तो ले लिए। अब सांस लेला के बाद में फेफड़ा में इतना क्षमता है नहीं कि वो हवा को बाहर फेंक सके। बात समझ आ रही है? जब हम लोग इस प्रकार सांस ले लें, अब फेफड़ा में क्षमता ना है तो हवा के बाहर ही फेंकेगा, तब क्या करेंगे? हमने मर जाएंगे इसे ही। तो अब डायफ्राम क्या करता है ना, कि ऐसे रहता है डायफ्राम। जब हमने सांस लेते हैं तो ऐसे नीचे धन जाता है। अब डायफ्राम इसको इसे खूब ऊपर में टेलेगा, ऐसे करके ले, तो फेफड़ा हमने के पिचकेगा, तो हवा निकलेगा हमने के बहरी। समझ में आ रहा बात के? जब हम सांस लेंगे इसे, नीचे हो गया, अब इसको इसे पिचकाएगा, इसे ऊपर में इसको चापेगा, इसे ऊपर में है, हवा निकल गया बहरी। तो हम लोग श्वसन इसी होता है। डायफ्राम का यही काम है कि फेफड़ा को ऊपर में दबा करके पिचकाना और हवा को बाहर निकालना। क्लियर यहाँ तक है? चलिए, अगर इतना हम लोग पढ़ लिए होंगे तो आपका ये फेफड़ा हो गया होगा खत्म। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे टॉपिक क्या है जी। तो टॉपिक देख लेते हैं, फिर बताते हैं हम लोग क्या। अब है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्या होता है कि प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को, प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को श्वसन क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को श्वसन क्रिया कहते हैं। अब कहेंगे प्रश्वास क्या है सर? प्रश्वास क्या है? देखिए, प्रश्वास का मतलब होता है कि बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को
शरीर के अंदर लेना इसे प्रश्वास कहलाता है। बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर के अंदर लेना प्रश्वास कहलाता है। अब प्रश्वास होगा तब क्या होगा? तो प्रश्वास होने के दौरान क्या होता है कि फेफड़ा में हवा भर जाता है, फेफड़ा हमारा फूल जाता है, पसलियाँ बाहर की ओर निकल आती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर धंस जाता है। एक बार फिर से कि जब प्रश्वास होगा तो क्या होगा? इस प्रकार से सांस लेंगे हमने, फेफड़ा फूल गया बाहर की ओर, पसली भी बाहर की ओर निकल गया और डायफ्राम नीचे की ओर धंस जाता है। उच्छ्वास क्या है कि अंदर लिए गए हवा को, यानी कि शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। उच्छ्वास, इसी से प्रश्वास, उच्छ्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास, ठीक है, इसको बोलते हैं उच्छ्वास। जब उच्छ्वास होगा तब क्या होगा कि फेफड़ा हमारा सिकुड़ जाएगा, पसलियाँ अंदर की ओर धंस जाएगी और फेफड़ा ऊपर की ओर चला आएगा, सॉरी डायफ्राम ऊपर की ओर चला आएगा। फिर से प्रश्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास के दौरान फेफड़ा सिकुड़ जाएगा, पसलियाँ अंदर की ओर धंस जाएगी और डायफ्राम जो है से ऊपर की ओर इस प्रकार से चढ़ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हालांकि आपको बेहतरीन समझ में आएगा ये अगला चैप्टर में, जिसका नाम है परिवहन, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे लिखेगा जी? मैं लिख रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? वैसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, वैसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वैसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कि वैसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वैसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आप लोगों का यह जो श्वसन चैप्टर था यह खत्म हो गया होगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूटा वगैरह होगा या आप लोग के मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, क्योंकि अभी नए हैं तो उतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं हमको, फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा ताकि हमको भी पता लगे कि कहाँ तक आप लोग को समझ में आता है और कौन सा टॉपिक आप लोग के समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए।